हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में, यानी 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज की क्लास में भी करने वाले हैं। 4 सेट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? यानी कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? शाहजहां जो कि एक मुगल बादशाह है, तो इसके तख्ते ताउस में वो कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। तो ये जो कोहिनूर हीरा था वो किसने दिया था शाहजहां को? वैसे तो कोहिनूर की एक लंबी कहानी है। कोहिनूर हीरा अलग अलग शासकों के पास अलग अलग शासन काल में रहा, कई जगह ये यहाँ पर ट्रेवल करता रहा जो कोहिनूर हीरा है। और अगर हम बात करें शाहजहां की, तो ये हीरा दिया था मीर जुमला ने। तो मीर जुमला ने ही ये कोहिनूर हीरा शाहजहां को दिया था। फिर यहाँ पर नादिर शाह का आक्रमण होता है और नादिर शाह यहाँ पर जो शाहजहां के तख्ते ताउस यानी सिंहासन में ये कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, तो उसको वो अपने साथ ले जाता है। फिर महाराजा रणजीत सिंह के पास आता है और फिर वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये ब्रिटेन में कोहिनूर हीरा इस समय है। और मीर जुमला कौन था? तो ये एक ईरानी व्यापारी हुआ करता था और इसको शरण दी थी शाहजहां ने, और उसी से खुश होकर इसने, यानी ये हीरों का व्यापारी था और उसी से खुश होकर इसने शाहजहां को ये हीरा भेंट किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहलगानी का दमन किया था? यानी इसको समाप्त किया था। तो ये देखिए, जो तुर्कान ए चिहलगानी है ये क्या है? तो ये हुआ करता था 40 तुर्कों का समूह, यानी जो एक मंत्रिमंडल हम इसे कह सकते हैं। और इसका निर्माण किया था इल्तुतमिश ने। यानी इल्तुतमिश ने ये बनाया था कि ये जो प्रशासन है उसमें सहायता करेंगे, यानी सलाह देंगे एक मंत्रिमंडल की तरह। 40 तुर्कों का समूह हुआ करता था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान का शासन आता है और उसके बाद बलबन का शासन आता है। और बलबन, क्योंकि बलबन भी इसका एक सदस्य था, और ये जो तुर्क सदस्य थे ये क्या करते थे, राजा के प्रशासन में अब हस्तक्षेप करने लगे थे, डिस्टर्ब करने लगे थे। और ये बात बलबन जानता था। तो जब बलबन का शासन आता है, उसने क्या किया, इन तुर्कान ए चिहलगानी यानी ये जो समूह था इसका दमन कर दिया, यानी इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का जो अभिलेखीय साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? यानी किस अभिलेख में हमें सती प्रथा का जो वर्णन है वो देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है एरण अभिलेख में। तो एरण अभिलेख में ही सती प्रथा का वर्णन किया गया है और भानुगुप्त से रिलेटेड है ये जो आपका एरण अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ पर है? तो बात की जा रही है महात्मा बुद्ध के यहाँ पर मृत्यु की। तो इनकी मृत्यु होती है कहाँ पर? कुशीनगर स्थान में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। यानी उत्तर प्रदेश के ही कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उसके अलावा बात करें अगर हम बिहार में, तो बिहार के बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके अलावा मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, वो आपका मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो देखिए, मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हड़प्पा का जो बंदरगाह हुआ करता था वो उस समय लोथल हुआ करता था, जो वर्तमान में गुजरात में है। और एक हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा का बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिससे कई सारी चीज़ें हमने भारतीय संविधान में एडॉप्ट की हैं। तो बताना है, इसके कथन पर विचार करना है, कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। तो बात की जाए, इस अधिनियम के तहत प्रांतीय सुशासन का उपबंध था, बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, ये भी बात सही है। और सुप्रीम कोर्ट इसी का एक रूप है, यानी 1935 में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, वही आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट बनता है। और केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, ये भी बात सही है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पर सही है 1935 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यानी जो राजा का शासन है उस पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं एक समाजवादी हूँ और एक गणतंत्रवादी हूँ, यानी रिपब्लिक, मैं गणतंत्रवादी हूँ। और यह जो वक्तव्य है किससे संबंधित है, यानी किसने ये कथन कहा था? तो ये
कथन कहा था। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के द्वारा ये वक्तव्य दिया गया था कि हम राजाओं और राजकुमारों में यानी जो राजशाही है उस पर विश्वास नहीं करते, बल्कि एक लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, गणतंत्रवाद पर विश्वास करते हैं। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। ये इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, जिसे हिंदी में कहा जाता है, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इंग्लिश में इसे कहा जाता है। तो ये क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए लॉर्ड कर्जन हम कई बार आपको बता चुके हैं, रिलेटेड है किससे? बंगाल के विभाजन से। तो जो उग्रवाद पनपा लॉर्ड कर्जन के समय में वो बंगाल विभाजन के कारण हुआ, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया और इससे जो भारतीय थे वो खुश नहीं थे, और ये बांटो और राज करो की नीति के तहत ही बंगाल का विभाजन किया गया था पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो देखिए कई सारी क्रांतियां हुई, कई सारे आंदोलन हुए, और बात की जाए अगर नील क्रांति की तो इसका जो संबंध है, हम ये कह लें इसका जो नेतृत्व किया वो किया था यहाँ पर दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास ने। और ये जो क्रांति हुई थी ये 1859-60 में ये क्रांति हुई थी, और दिगंबर विश्वास विष्णुचरण विश्वास के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र यानी जहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं डागर बैंक कहाँ स्थित है? बाल्टिक सागर में, इंग्लिश चैनल में, नॉर्वेजियाई सागर में या उत्तरी सागर में? तो यहाँ पर सही आंसर होगा उत्तरी सागर जो आपका स्थित है, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में ये स्थित है, और वहीं पर आपका डागर बैंक स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों के समूह में कौन सा एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है? यानी जिस प्रकार से बाल्टिक कंट्री होते हैं, बाल्टिक कंट्री भी हमारे 3 हैं, और जो बेनिलक्स कंट्री हैं ये भी हमारे 3 हैं। और इसमें आप अगर शब्दों में जाएंगे तो इससे ही आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा बेनिलक्स, यानी जो पहला देश है वो तो यहाँ पर बा से शुरू है, फिर दूसरा देश नी से, और तीसरा देश ला से। तो यहाँ पर देखिए ऐसा एक ही ऑप्शन हमको मिल रहा है, और बी नंबर यानी कि बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन 3 देशों का जो समूह है वो कहलाता है बेनिलक्स देश। और इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, और इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। बेनिलक्स देश बनाए गए जिससे व्यापार में आपस में सहयोग बना रहे, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है, यानी सबसे नई चट्टान प्रणाली कौन सी है? तो ये है हमारी गोंडवाना। तो गोंडवाना जो चट्टान प्रणाली है ये सबसे नई है, और सबसे प्राचीन में अगर हम बात करें तो आर्कियन चट्टान प्रणाली सबसे यहाँ पर प्राचीन है और सबसे नवीनतम है गोंडवाना। अगला क्वेश्चन है माउंट आबू निर्मित है, किससे निर्मित है? तो माउंट आबू जो निर्मित है वो नीस से निर्मित है। माउंट आबू जो कि रिलेटेड है अरावली पर्वत के विस्तार को ही हम क्या कहते हैं? माउंट आबू कहते हैं, जिसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? गुरु शिखर है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तो देखिए जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है यूपी में वो है आपका गौतम बुद्ध नगर में। तो गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता है, लगभग 80% जो साक्षरता है वो देखने को मिलेगी गौतम बुद्ध नगर में। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम साक्षरता कहाँ की है तो वो है श्रावस्ती की। और इसीलिए कई सारे जो शिक्षा से जुड़े अभियान हैं वो श्रावस्ती से ही स्टार्ट किए जाते हैं, ताकि इस क्षेत्र को भी हम विकसित कर सकें, शिक्षा से जोड़ सकें। तो श्रावस्ती की सबसे कम साक्षरता दर है और सबसे ज़्यादा है गौतम बुद्ध नगर की। अगला क्वेश्चन है भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए जिससे भुगतान असंतुलन दूर हो सके? तो इसके लिए राष्ट्रीय आय में क्या करनी होगी? वृद्धि करनी होगी, तभी हम भुगतान असंतुलन को दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामूहिक नमूना सर्वेक्षण कौन तैयार करता है?
यानी जो गरीबी रेखा को मापने के लिए सर्वेक्षण है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये किया जाता है NSSO के द्वारा। NSSO के द्वारा इसे तैयार किया जाता है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका गठन किया गया था 1950 में, और इसी के द्वारा गरीबी रेखा को मापने के लिए सर्वेक्षण जो है वो तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये जिसे हम CACP कहते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो बात की जाए कौन कौन से उद्देश्य होते हैं CACP की, तो कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, बिल्कुल सही है, ये एक कार्य होता है, उद्देश्य होता है CACP का। उसके अलावा कृषकों के लिए सार्थक व्यक्तिगत आय स्तरों पर सुनिश्चय, ये भी इसका कार्य होता है। लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवा उनके हितों की रक्षा करना, ये भी सही है। और कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चय, ये इसका कार्य नहीं है। तो 1, 2 और 3 यहाँ पर सही होंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो ये आपके दिए हुए हैं नीचे ऑप्शन, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा A नंबर 1, 2 एंड 3। तो ऊपर हमने देखा 1, 2 एंड 3 सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न पर विचार कीजिए और इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है। तो देखिए बात करें, अगर हम सबसे पहले 4 बैंक दी हुई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड बैंक, अग्रणी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्थापना होती है वो किसकी होती है, SBI की। तो SBI की स्थापना हुई थी 1955 में। तो 1955 में स्थापना की गई SBI की। और फिर आती है अग्रणी बैंक योजना, और इसे शुरू किया जाता है 1969 में। और उसके बाद आते हैं आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्टार्ट किया गया 1975 में, और नाबार्ड को 1982 में। तो क्या क्रम हुआ हमारा 4, 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 4, 2, 1, 3 इसका सही क्रम होगा स्थापित होने का। अगला क्वेश्चन है सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है, यानी जो सतत आर्थिक विकास होता है उसके क्या स्पष्ट होता है। तो इससे आपका स्पष्ट होता है वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, यानी वर्तमान में जो चल रहा है वो तो विकास चलता ही रहे, साथ ही साथ भविष्य का भी आर्थिक विकास हो सके, उसे हम सतत आर्थिक विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न कथन फिर दिए हुए हैं आपको और बताना है नीचे कौन सा सही है। तो यहाँ पर बात की गई है जो भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है, बिल्कुल सही बात है। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद भारत के संविधान के भाग 9 में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है, ये भी सही है। अनुच्छेद 243 Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, ये आपका सही नहीं है। तो सही आंसर होगा केवल 1, यानी कि फर्स्ट नंबर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होता है वह अवधि क्या है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है और किस आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है, तो वो है 1, 2, 3। और इसी से मिलता जुलता जब राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो वो आर्टिकल होता है 231। तो देखिए संख्या दोनों में सेम है, इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। तो क्या होता है कि देखिए जब अध्यादेश जारी किया जाता है और उसे अनुमोदन ना मिले, यानी मंजूरी ना मिले, अनुमोदन कह लें या हम ये कह लें मंजूरी ना मिले, तब कब तक वो जारी रहता है, तब वो रहता है 6 सप्ताह तक। और अगर उसे मंजूरी दे दी जाए, यानी अधिकतम जो अवधि है मंजूरी मिलने के बाद, वो आपकी हो जाएगी 6 मास या 6 माह जिसे हम कहते हैं। तो 6 मास तक अवधि होती है अध्यादेश की, और अगर उसे मंजूरी नहीं मिलती तो वो केवल और केवल 6 सप्ताह तक ही जारी रहेगा। अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो देखिए जो संसदीय शासन प्रणाली है वो हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, जनता पर जनता के द्वारा ही
शासन यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह है मूल विषयक, वितरक, प्रतिमानित या प्रक्रियात्मक। तो सही आंसर होगा प्रक्रियात्मक, यानी भारत में जो विधि का शासन है वो प्रक्रियात्मक है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सभी को विधि में समान समझा जाएगा, यानी वो किसी भी पद पर हो उसके समान व्यवहार उसके साथ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया? तो देखिए एक बार ही जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको संशोधित किया गया है और ये किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको संशोधित किया गया और इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है किसकी? किस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा होती है गोल्डन धान में? तो वो होती है विटामिन ए की। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो है रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग और विटामिन बी के कई सारे कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 27 नंबर और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है? तो देखिए सबसे हमारे शरीर का जो कठोर भाग है, दृढ़ भाग है, वो क्या होती है? वो होती है हमारे दांत की परत इनेमल। लेकिन यहाँ पर तो इनेमल ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है दंत वल्क। तो ये इनेमल को ही हिंदी में क्या कहते हैं? दंत वल्क कहते हैं। तो यही है जो हमारे दांत की ऊपरी परत होती है इनेमल, वही हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है। अगला क्वेश्चन है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? यानी वायु में देखिए कई सारी नोबेल गैस होती हैं लेकिन कौन सी नहीं होती ये आपको बताना है। तो इसमें जो रेडान गैस है ये वायु में नहीं होती क्योंकि रेडान एक रेडियो एक्टिव गैस है, यानी रेडियो एक्टिव पदार्थों में पाई जाने वाली उच्च रेडियो एक्टिव गैस है रेडान। तो ये वायु में नहीं पाई जाती। तो 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर डिस्कस कर लेते हैं और वो इन्फॉर्मेशन है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो देखिए जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम इसमें नहीं कर रहे हैं और टोटल अगर 50 क्वेश्चन में देखा जाए तो लगभग 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे ही जाते हैं हमारे पीईटी एग्जाम में। तो करंट अफेयर्स की क्लासेज हम अलग से करेंगे, ये हमने कहा था आपसे। तो देखिए आज है 30 सितंबर, तो आज है 30 सितंबर। तो आगे आने वाले 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर, इन 3 दिनों में हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो लास्ट 6 मंथ की हम करंट अफेयर्स करेंगे इन 3 दिनों में और 2-2 मंथ हम एक दिन में करेंगे। यानी 1 अक्टूबर को हम अगस्त सितंबर मंथ की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे और 2 अक्टूबर को हम फिर जो जून जुलाई की करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे और 3 अक्टूबर को अप्रैल और मई की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो इन 3 दिनों में हम लास्ट 6 मंथ की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लासेस आप ज़रूर देखें हमारे चैनल डियर लर्नर्स पर। आपको ये सभी क्लासेज अवेलेबल होंगी 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को, जिससे आपका करंट अफेयर्स भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाए क्योंकि 15 और 16 अक्टूबर को आपका जो पीईटी का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर होने वाला है। चलिए अब वापस लौटते हैं अपने यानी प्रैक्टिस सेट में। थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम। तो देखिए आ चुके हैं हम वापस अपने सेट पर और 28 क्वेश्चन हम कर चुके थे। 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए, उनको भी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है और किसके द्वारा होता है? विखंडन द्वारा, संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण विक्रियाओं द्वारा या अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। तो सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन यानी हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है जो आपस में जुड़कर यहाँ पर एक ऊर्जा का स्रोत बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो बात करें अगर हम चंद्रमा की, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है और जो पृथ्वी में ग्रेविटी का 1/6 चंद्रमा पर हमको देखने को मिलता है, और चंद्रमा का हम कितना भाग देखते हैं, तो 59% भाग ही हमको चंद्रमा का दिखाई पड़ता है। और वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है कि पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपवर्तित रहती है। तो देखिए, चंद्रमा से हम पृथ्वी पर किसी चीज़ को ला रहे हैं तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा, बढ़ जाएगा, और मात्रा क्या रहेगी, वो यहाँ पर अपरिवर्तित रहेगी। तो ये डिफरेंस होता है, ये फ़र्क पड़ता है चंद्रमा से पृथ्वी में स्थानांतरित करने का। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर सॉल्व किए जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस से रिलेटेड। बाकी करंट अफेयर्स की क्लासेस की जानकारी हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, तो वो क्लासेज आप ज़रूर अटेंड करें। मिलते हैं आपसे न्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।